नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। पहले ये बताओ, रात को नींद आई या नहीं आई? कल मैंने जो भूत वाली स्टोरी सुनाई थी, अरे मजाक कर रहा था बे। हैं? कमल सर को फोन करवा दिए तुम हैं? अरे जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा मैंने मतलब सोचा कि तुमसे थोड़े से मजे ले लेते हैं तो स्टोरी सुना दी। अरे कोई सच्चाई नहीं थी उसमें। रात को नींद आ गई थी ना, ये बताओ पहले। फटाफट से बताओ जल्दी से। रात को नींद आ गई थी? हाँ सीरियसली, चलो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आके जल्दी से इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट से आ जाओ। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले चले जल्दी से आ जाओ। अरे मजाक किया था बस। अरे बेटा जी, मजाक नहीं कर सकते क्या? तुम्हारे बड़ा भैया होने के नाते हम तुमसे मजाक तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना। हाँ तो मजाक ही किए थे बस। हैं, तुम सीरियस हो गए? है, कमल सर का फोन आया था मेरे पास। अरे कौन सी स्टोरी सुना दिए हो? रात को नींद आई या नहीं आई? अरे मजाक करते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब दिमाग का भ्रम होता है। ठीक है, सब क्या होता है? दिमाग का भ्रम होता है। क्या होता है? दिमाग का भ्रम, है ना। अब एक काम करो, कल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था वो पढ़ा तुमने? ये बताओ पहले, कल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था वो पढ़ा? राधे राधे बेटा, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, सो जो कल मैंने चैप्टर पढ़ाया था, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई की या नहीं की? थोड़ी सी पढ़ाई की या नहीं की? नहीं की? पक्की बात है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं की तुमने? पढ़ाई की थी? नहीं की सर। हाँ, तुम भाई क्लास 9वीं को इतना सीरियसली मतलब। अरे वो बस कमेंट्स फ्रेश नहीं हो रहे थे। ठीक है ठीक है। तुम क्लास 9वीं को यार इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हो, मतलब इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हो कि भैया तुम्हें पढ़ने से मतलब है ही नहीं। जितना मैं पढ़ा देता हूँ सर, सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ता है? हम तो सर गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। हमें तो गणित में मजा आता है। क्यों? क्यों बे हैं? सामाजिक विज्ञान में सर हमको मजा नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, मजा दिलवा देंगे तुम्हें। एक चैप्टर हमने शुरू किया था, उस चैप्टर का नाम था पालमपुर गांव की कहानी। तो सबसे पहले तो मैं एक पोल करवाना चाहूंगा कि कल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको कितना समझ में आया, समझ में आया नहीं आया? फटाफट से एक पोल कर दो जल्दी से। पोल से मुझे एक अंदाजा लग जाता है कि कितने परसेंट बच्चों को जो है चैप्टर को समझ में आया। बाकी नींद आ गई होगी तुम्हें। कल जो मैंने कहानी सुनाई थी उसमें नींद आई थी? रात को नींद, ऐसा तो नहीं है कि रात में सपने में वही औरत आई हो, वही चुड़ैल तुम्हारे सपने में आई हो कि तुमने पीछे करवट ली हो और वो ऐसे मुस्कुरा रही हो, ही है ऐसा करके, ही है? ऐसा तो नहीं हुआ था? हाँ, ऐसा तो ऐसा हुआ था रात को? किसको रात को सपने आए भूत के, ये बताओ पहले। अरे मजाक कर रहे, कोई स्टोरी स्टोरी नहीं है। लेकिन आज जो मैं स्टोरी बताऊंगा ना भाई, आज की स्टोरी मेरे और कमल सर की स्टोरी है भाई। आज की जो स्टोरी होगी ना, मेरे और कमल सर की स्टोरी है। और मजाक से क्या बता रहा हूं, वो स्टोरी में सच्चाई होगी। आज की जो स्टोरी है ना, वो भूत की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है, ट्रैकिंग पे हम गए थे मैं और कमल सर। वो स्टोरी आज मैं सुनाऊंगा तुम्हें। कमल सर ने सुनाई है? कमल सर ने तो सुनाई नहीं होगी, कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगा। ठीक है, चलो तो रिजल्ट देख लेते हैं पहले। रिजल्ट क्या भाई? 90% बच्चों को समझ में आया। 10% से मैं बोलना चाहूंगा ध्यान से पढ़ा करो। कमेंट सेक्शन में चटियानी की बजाय मेरे पे ध्यान दिया करो। ठीक है, चलिए तो सारे बच्चे एक बार मेरे को थम्स अप दे देंगे। और जितने भी बच्चे रियल स्टोरी, आज की स्टोरी तो रियल स्टोरी है भाई। और जितने भी बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास में आए हैं उनसे मैं बोलूंगा प्लीज जाके पहला लेक्चर देख लो यार। बीच में से तुम वाइल्ड कार्ड एंट्री लेते हो तो भैया तुम्हें समझ में नहीं आता, फिर बाद में कहते हो कि अमित भैया ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया, समझ में नहीं आया। इसका लेक्चर नंबर 1 देख लो, उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, जो भी बच्चे नए आए हैं। बाकी पोल वोल भी होगा, पोल एंड में होगा। ठीक है, बाकी मैं तुम्हारे डाउट्स वगैरह भी एंड में देख लूंगा। तो एक काम करते हैं, पानी पी के चैप्टर को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलो ठीक है। पानी पी लिया मैंने। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो कल हमने एक कहानी शुरू की थी सर। एक कहानी है ना। आपका आपके अर्थशास्त्र का बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। मैंने आपको कल चैप्टर समझाया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर का हम रिवीजन कर लेंगे। कल हमने जब ये कहानी शुरू की तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी? इस चैप्टर में मैंने सबसे पहली चीज आपको यह बताई थी कि पालमपुर जैसा गांव जो है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक गांव है।
और इस गांव के जरिए, इस गांव पालमपुर के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं यहां पर उत्पादन कैसे किया जाता है ना। तो हम उत्पादन के बारे में जो है समझने की कोशिश कर रहे थे। उत्पादन के कौन कौन से संगठन है, कौन कौन से कारक है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने पालमपुर गांव की बात की। पालमपुर में जो लोग हैं वो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था कृषि पर निर्भर करते हैं, कृषि के ऊपर जो है यानी कि खेती करते हैं। फिर आप देखोगे बहुत सारी जो गैर कृषि गतिविधियां जो है वो भी होती हैं। सर क्या क्या होती है मैंने बताया आपको। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो लघु उद्योग करते हैं, छोटे मोटे स्तर पर लघु उद्योग कर लेते हैं। टोकरी बनाना, कंडे पातना, कंडे को बेचना, ठीक है, दिए बनाना, बर्तन बनाना, ये सब जो है आप बोल सकते हो हमारी ऐसी गतिविधियों में आता है जो कृषि से संबंधित नहीं होती। फिर मैंने आपको बताया कि भाई इस गांव के आसपास है ना प्रॉपर तरीके से सड़क बनी हुई है, और जो सड़क है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करती है आसपास के गांव से और कस्बों से। ये मैंने आपको बताया। आसपास के जो गांव हैं और जो आसपास के कस्बे हैं उनसे प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते हो हमारा पालमपुर जो गांव है वो जुड़ा हुआ है। ये सब मैंने बताया था आपको। फिर मैंने आपको बताया इनकी सड़कों पर आपको तांगा है ना, वो घोड़ा गाड़ी हो गई हमारी, है ना, हमारी जो हमारा जो तांगा हो गया या फिर हमारी जो बैलगाड़ी हो गई, ये सब आपको चलते हुए दिखाई दे जाते हैं। और सड़क पर बहुत सारी चीजें भी लोग जो है बेचते हैं, जैसे गुड़ हो गया, आम, ये सब जो है बेचते हैं। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, सब चीजें बताई मैंने आपको। अच्छा, फिर मैंने बताया था आपको कि भाई रायगंज करके रायपुर करके रायगंज करके एक गांव है इनके आसपास, रायगंज एक कस्बा है पास में, है ना। और मैंने आपको गांव के बारे में भी बताया था, प्रॉपर तरीके से इनका कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि हाँ भैंसा गाड़ी भी है, बिल्कुल बेटा, जो जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं वो सारी जो चीजें मैंने कल बता दी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया पालमपुर गांव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में लगे हुए हैं और यहां पर लोग उत्पादन करते हैं। तो जब उत्पादन की बात हुई तो मैंने आपको उत्पादन का मतलब बताया था। क्या मतलब बताया था? फटाफट से बताओ मुझे, कौन उत्पादन का मतलब बताएगा? उत्पादन का मतलब क्या होता है? कल खैर तुमने जो है गलत मतलब बताया था उत्पादन का, लेकिन कल मैंने आपको उत्पादन का सही मतलब बताया था। क्या होता है? हाँ शाहपुर, बिल्कुल बेटा, शाहपुर, बिल्कुल बेटा, शाहपुर की हम बात करें, हाँ हाँ बिल्कुल। 450 लोग रहते हैं, 80 परिवार जो हैं वो उच्च परिवार के या फिर उच्च जाति के लोग हैं। फिर आप देखोगे बाकी के 1/3 जो लोग हैं वो निम्न जातियों से आते हैं, इनके घर जो है छोटे हैं, कच्चे हैं। बाकी जो 80 लोग हैं ये बहुत बड़े भूपति हैं, इनके पास जमीनें बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। हाँ अब ये बता दो कि उत्पादन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था? उत्पादन का क्या मतलब बताया था मैंने? किसी वस्तु को बनाना, किसी वस्तु को उत्पन्न करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज आप बिल्कुल सही बता रहे हो, आज तुम बिल्कुल है ना गुड गर्ल गुड बॉय हो चुके हो, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर मैक्सिमम जो बच्चे हम बोल रहे हैं कि भाई सर उत्पादन का मतलब ये होता है किसी भी वस्तु का और किसी भी वस्तु का और किसी भी सेवाओं का आप जब निर्माण करते हो, उनको बनाते हो, उसको हम उत्पादन बोल देते हैं। हम क्यों उनका निर्माण कर रहे हैं? क्योंकि उनका उपभोग करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप खाना खाते हो तो भैया गेहूं तो लेते होगे कहीं ना कहीं, या तो तुम्हारे खेत से गेहूं आते होंगे या फिर गेहूं खरीदते होगे या फिर आटा खरीदते होगे। क्यों खरीदते हो? क्योंकि तुम्हें उसका उपभोग करना है, वो तुम्हारी जरूरत है। चीनी खरीदते हो तुम, चाय पत्ती खरीदते हो तुम, पूरा जो तुम्हारा साजो सामान जो होता है वो खरीदते हो। क्यों? उनका उत्पादन ही इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि हम उनका उपभोग करते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? हाँ, तो सेवाओं का और वस्तुओं का जो निर्माण करने की जो प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम उत्पादन बोल देते हैं। ठीक है, हाँ। अब ये हम उत्पादन जब करते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था हम किसकी मदद से करते हैं। तो अलग अलग हमारे जो संसाधन है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, उनकी मदद से हम सारी चीजों का जो है उत्पादन करते हैं। जल्दी से बताओ, ये बता दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। फिर मैंने आपको क्या बताया था? फिर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग संगठन है उत्पादन के। मतलब ये कि भैया आप जब उत्पादन करते हो तो अलग अलग आपको किसकी जरूरत पड़ती है? अलग अलग संसाधनों की जरूरत पड़ती है आपको। और जब आपको अलग अलग संसाधनों की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हो आप उनका इस्तेमाल करते हो। तो अलग अलग हमारे कारक क्या हो गए? जैसे कि मैंने आपको बताया था श्रम हो गया, पूंजी हो गई, और क्या बताया था आपको मैंने? और क्या बताया था मैंने? भूमि भी एक कारक है उत्पादन का। बिना भूमि के आप उत्पादन कैसे करोगे? बिना श्रम के आप उत्पादन कैसे करोगे? बिना पूंजी के उत्पादन कैसे करोगे? बिना उद्यमता के आप उत्पादन कैसे करोगे? तो ये सब मैंने आपको उत्पादन के कारक बताए थे कि इनके बिना तो उत्पादन हो ही नहीं सकता। तो पहला उत्पादन मैंने आपको बताया था क्या? भूमि। अब भाई एक बात बताओ तुम्हें, मैंने बताया था, मैंने आपको उदाहरण दिया था, याद करो। मैंने चीनी की मिल का उदाहरण दिया था कि अगर तेरे को चीनी की मिल खोलनी है तो चीनी की मिल हवा में खोलेगा? जमीन तो चाहिए ना उसके लिए। तो जमीन एक क्या हो गया? कारक हो गया। जमीन पर तू क्या बनाएगा? अपनी फैक्ट्री बनाएगा। फिर तेरे पास पैसा भी होना चाहिए, है ना। तो जमीन पर लगाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, पूरी फैक्ट्री बनेगी, तो उसके लिए तेरे पास पैसा होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि भैया फैक्ट्री जो होगी
तो ऐसा तो है नहीं कि सारी मशीनें ही काम करेंगी। उन मशीनों को चलाने के लिए आप तेरे को बहुत सारे मजदूर चाहिए होंगे, साफ सफाई करने के लिए मजदूर चाहिए होंगे, तो उसके लिए तेरे को श्रम की जरूरत होगी, है ना। फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, फिर मैंने बताया था दिमाग भी तो चाहिए होगा, उद्यमता जिसको हम बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो ये चार चीजें होती हैं जो बताती हैं कि किसी भी जगह पर आप अगर उत्पादन करना चाहते हो तो उत्पादन करने के लिए आपको चार चीजें तो चाहिए ही चाहिए होंगी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि भैया इन इन फैक्टर्स की वजह से ही हमारा प्रोडक्शन होता है, हमारा उत्पादन होता है। फटाफट से बताइए, हमारा पूरा रिवीजन हो गया है। आज हम आगे की जो हमारे कारक है उनके बारे में हम बात करेंगे। बताइए फटाफट से, क्लियर हुआ, समझ आओ। अरे बेटा के सर तो अभी गए हैं, वो तो घर चले गए, वो तो अभी के सर तो अभी थे, चले गए शायद, वो शायद चले गए। वो तुम्हारी अगली क्लास में बात करवाते हैं के सर से। और अभी तो क्लास हुई है यार, के सर की तो अभी क्लास हुई है। अरे भौतिक पूंजी के बारे में आज बताते हैं ना बिटवा, आज हम बताते हैं ना भौतिक पूंजी के बारे में। आज हम पूंजी के बारे में बताते हैं। कल हमने किसके बारे में बताया था, कल हमने भूमि और श्रम के बारे में बताया था। आज हम पूंजी के बारे में बताएंगे, चिंता ना कर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चल ठीक है, तो फिर आज की हम जो कहानी है वो शुरू करते हैं। हमारा रिवीजन भी हो गया और हमने जो है जो भी कल पढ़ा था प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे से हमने जो है रिवाइज कर लिया। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी भाई, हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की, ये कर लिया था। उत्पादन के जो अलग अलग संगठन है इनकी हमने बात की। आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम कृषि में सुधार की बात करेंगे। सर किसकी बात करेंगे कि कृषि में हम सुधार कैसे कर सकते हैं, जमीन को हम अति उपयोगी कैसे बना सकते हैं, फिर आप बोल सकते हो हानि जो उसकी होती है जब हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं जमीन को, उसमें जब हानि होने लगती है, जमीन की जो उर्वरकता जो है कम हो जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और भूमि का असमान वितरण, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ध्यान से सुनो। कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा किसके बारे में, है ना, जो हमारा उत्पादन है, जो हमारा उत्पादन है सर, उसके हमने कारक के बारे में बात की कल हमने, है ना। हमने किसके बारे में बात की सर, जो हमारा उत्पादन है, जो हमारा उत्पादन है, उत्पादन के जो कारक हैं, उत्पादन के जो कारक है इनके बारे में हमने बात की सर। और जब हमने उत्पादन के बारे में की कारक के बारे में बात की तो सबसे पहले हमने किसकी बात की सर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सबसे पहले हमने किसकी बात की, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए, हमने किसकी बात की। तो उत्पादन के कारक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, भूमि की, भूमि की बात की हमने, ठीक है, हमने भूमि की बात की। भूमि के बाद हमने किसकी बात की थी आप बताओ, हमने श्रम की बात की थी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम पूंजी की बात करेंगे सर। किसकी बात करेंगे सर, अब हम पूंजी की बात करेंगे। पूंजी में क्या आता है, पूंजी में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है हमारा, एक तो आता है हमारा भौतिक पूंजी, और एक आता है हमारा मानव पूंजी, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम जो बात करने वाले हैं, क्लियर हुआ ना। हाँ, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम पूंजी के बारे में बात करेंगे। और पूंजी शब्द से ही मतलब क्या होता है, पूंजी का मतलब क्या होता है, क्लियर हुआ ना। हाँ है ना, फटाफट से बताइए, जल्दी से, जल्दी से बताइए फटाफट से। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, फटाफट से बताइए। हाँ, तो उत्पादन के कार्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे सर भौतिक पूंजी के बारे में। पूंजी के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। हाँ, और ये आपस में जो तुम बातें कर रहे हो ना, अक्षत सिंह बेटा सुधर जा तू। बस एक कॉल करने की जरूरत है मेरे को, सिर्फ मैं एक कॉल करूंगा तेरे को, तेरे पिताजी को, और ये जो तू यहाँ पे कर रहा है ना, ये सब तेरी ये जो आशिकी है निकल जाएगी। हैं, जमीन से निकल नहीं पाए तुम और यहाँ पे आशिकी करोगे तुम, हैं बे। बहुत पिटाई करूंगा मैं तेरे को, बदतमीज कहीं का। दिखाई नहीं देगा तू अगली बार से, ये जो उल्टे सीधे कमेंट्स है ना, हो ना जाए यहाँ पे, माहौल खराब करता है बदतमीज कहीं का। क्लियर हुआ। चलो ठीक है, अब हम एक बात अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजी के बारे में। सर किसके बारे में बात करते हैं, पूंजी के बारे में। सर पूंजी का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैपिटल बोलते हैं सर, ठीक है सर। अब पूंजी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पूंजी, पूंजी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है सर। अब होता क्या, जैसे मैं तेरे को बोलूं कि तेरे को कोई भी बिजनेस शुरू करना है, तेरे को कोई भी बिजनेस शुरू करना है, अगर मैं बोलूं तेरे को, तो तू कैसे बिजनेस शुरू करेगा। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले तेरे पास होना क्या चाहिए,
तू बोलेगा सर कैसी बातें कर रहे हो, बिजनेस कोई भी मेरे को शुरू करना है तो बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। अच्छा, तो जो पैसा तू बिजनेस में लगाएगा, जो पैसा तू अपने व्यापार में लगाएगा, अब उस पैसे को तू क्या बोलेगा, तो उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल, उस पैसे को हम बोलते हैं सर पूंजी। क्या बोलते हैं सर? उस पैसे को हम पूंजी बोलते हैं। अच्छा, जब पूंजी की बात आती है तो पूंजी को हमने दो हिस्सों में बांट लिया है, एक तो हमारी भौतिक पूंजी हो जाती है और एक हमारी मानव पूंजी हो जाती है। अच्छा, मैं भौतिक पूंजी की बात करूं तो देखो, भौतिक का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल। भौतिक का मतलब होता है जो चीजें हमें दिख रही हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और आप देखोगे कि यहां इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें, हम भौतिक पूंजी की अगर हम बात करें, तो आप देखोगे भौतिक पूंजी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब जैसे मान के चल तूने फैक्ट्री खोल ली, अब फैक्ट्री खोल ली तो फैक्ट्री में क्या क्या होगा? फैक्ट्री में सर औजार होंगे, है ना, फैक्ट्री में मशीनें होंगी, फैक्ट्री में सर औजार होंगे, है ना, फैक्ट्री में और क्या क्या होगा सर? फैक्ट्री में आप बोल सकते हो, अब फैक्ट्री में भवन मतलब जो बहुत बड़ा तूने फैक्ट्री खोली है बहुत बड़ी जगह में, वो हो जाएगा। अब ये सारी जो चीजें हैं वो तेरे को दिख रही हैं। जैसे मैं बात करूं, तेरी भौतिक चीजें क्या है कि तेरे पास दो आंखें हैं, एक नाक है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। अब ये चीजें दिख रही हैं, इनको हम छू सकते हैं। क्लियर हुआ ना? वैसे ही मैं भौतिक पूंजी की बात करूं तो ये वो चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं, हम उनको छू सकते हैं। और आप देखोगे इन सारी चीजों को, इन भौतिक पूंजी को आप देखोगे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, जो डे टू डे एक्टिविटीज वगैरह जो होती हैं, इनको आगे बढ़ाने में आप देखोगे इनका इस्तेमाल जो है किया जाता है। क्लियर हुआ? जैसे हम बात करें बीज और खाद खरीदने के लिए कैश की जरूरत होती है ना, ये हमारी किस में आ जाती है? ये भी हमारी इसी का पार्ट है। कच्चे माल और रुपए को कार्यशील पूंजी कहते हैं। आप सुनो, यहां पे भी दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा भौतिक पूंजी और एक होता है हमारा, है ना, कार्यशील पूंजी। सर ये कार्यशील पूंजी क्या होती है सर? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सर क्या बोलते हैं सर? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अब होता क्या? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कार्यशील पूंजी। अब बिजनेस में जो डेली के खर्चे आ रहे हैं, तेरे बिजनेस में जो भी तूने बिजनेस शुरू किया है उसमें जो डेली के खर्चे आ रहे हैं, उन खर्चों को उठाने के लिए, है ना, जो भी पैसा चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, कार्यशील पूंजी बोलते हैं। जैसे मान के चल तेरे को बीज की जरूरत है, खाद की जरूरत है ना, उसके लिए तेरे को कैश चाहिए, है ना, तेरे को कच्चा माल चाहिए। अब जैसे मान के चल तूने गन्ने की मिल लगाई, गन्ने की मिल लगाने के लिए तेरे को, अब तूने मिल भी लगा ली, मशीनें भी लगी हुई हैं, तेरी भौतिक पूंजी भी है, औजार, मशीनें, भवन, ये सब है तेरे पास, है ना, ये सब है तेरे पास। अब तेरे को मशीन में आप बोल सकते हो मोबिल डालने के लिए या फिर मशीन में तेल डालने के लिए पैसा चाहिए। अब भाई मशीन तो चल नहीं सकती बिना तेल के, भाई बिना तेल के मशीन नहीं चलेगी, बिना लुब्रिकेंट के मशीन नहीं चलेगी। अब उसके लिए तेरे को पैसा चाहिए। अब तू पैसा कहां से लाएगा? मान के चल तेरे पास कच्चा माल नहीं है, तेरे पास गन्ने वगैरह नहीं है, गन्ने के बिना चीनी कैसे बनाएगा? तो अब ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा कच्चा माल हो गया। और जो भी हमारी डे टू डे जरूरतें जो होती हैं, हर दिन जो जरूरत पड़ती है बिजनेस को चलाने के लिए, उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल या फिर उसको हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बता दे जल्दी से कि भैया सिंपल सी बात है, भौतिक पूंजी का मतलब क्या होता है? भौतिक पूंजी वो पूंजी होती है ना, एक तो वो हमें दिखती है जो हम उसको छू सकते हैं, और आप बोल सकते हो इस पूंजी की हम बात करें तो इसमें औजार वगैरह, मशीनें वगैरह, भवन वगैरह आ जाते हैं। और याद रखना ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती है ना, ये जो कैपिटल है, ये हमारी जो पूंजी है, ये एक जगह स्थायी रूप से रहेगी। बाकी आप देखोगे एक होती है हमारी कौन सी पूंजी? एक होती है हमारी कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या होता है? कार्यशील पूंजी वो पूंजी होती है, कार्यशील पूंजी वो पूंजी होती है जो आपके जो अलग अलग दिन पर जो अलग अलग खर्चे आ रहे हैं, जैसे मान के चल छुटपुट छुटपुट खर्चे आते रहते हैं कि भाई बिजली का तार टूट गया, बिजली का तार हमने जोड़ दिया, ठीक है ना, अरे मालिक साहब वो थोड़ा सा ये 1000 किलो गन्ना चाहिए था, है ना, तो अब तूने कैश निकाल के दे दिया, तेरे को लगा कि बीज खाद चाहिए तेरे को, है ना, तो तूने पैसा निकाल के दे दिया, ठीक है ना, अरे मशीन जाम हो गई है, उसके लिए मोबाइल चाहिए, उसके लिए तेल चाहिए, मशीन जाम हो गई है। तो ये जो छुटपुट छुटपुट खर्चे जो आ रहे हैं, जो तेरे बिजनेस को डेली चलाते हैं, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? उस खर्चे को हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी, है ना। फिर तूने क्या किया? तू तेरे यहाँ पे 1000 लोग काम कर रहे हैं, तूने उनको सैलरी दे दी, है ना, वो सैलरी जा रही है उनको, है ना, वो भी हमारी वर्किंग कैपिटल में आ जाएगी, जो उनको पगार दे रहा है तू, क्योंकि वो बिना पगार के काम थोड़ा ना करेंगे, वो तू पैसा तो देगा ना उनको, तो वो क्या हो गया? वो भी हमारी कार्यशील पूंजी हो जाएगी। मतलब कार्यशील पूंजी एक ऐसी पूंजी है जिसके बिना कार्य नहीं चल सकता, तेरा बिजनेस चल ही नहीं सकता। समझ में आया ना? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ ना, क्लियर हुआ? चलिए बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब एक क्या होती है? एक होती है हमारी मानव पूंजी। अच्छा, मानव पूंजी की अगर हम बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम उद्यमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? उद्यमता या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एक बच्चा बोल रहा था सर कि सर आपने चौथा वाला तो बताया ही नहीं। हाँ भैया, तो मैं चौथा वाला अगर मैं बताऊं तो चौथे वाले का मतलब ही यही है, मानव पूंजी। अब मानव पूंजी का मतलब क्या हुआ सर? अब तुम बताओ कि मानव पूंजी से तुम क्या समझते हो? तुम्हें क्या समझ में आता है कि सर ठीक है, तुमने बताया कि भैया चलो ठीक है सर, तो आपने भौतिक पूंजी के बारे में बता दिया, मशीनें वगैरह होती हैं, बड़ी सी फैक्ट्री है, मशीनें हैं, जो भी चीजें दिख रही हैं हमें छू सकते हैं,
वो हमारी भौतिक पूंजी हो गई, है ना। डेली खर्चे चलाने के लिए हमें कार्यशील पूंजी चाहिए। लेकिन सर ये मानव पूंजी क्या होती है, मानव का मतलब क्या होता है, यहां पे तुम मानव पूंजी से क्या समझते हो ये बताओ। देखना मत, बस तुम्हें बताना है तुम्हारा क्या मतलब है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि भाई तुम क्या जानते हो कि मानव पूंजी क्या है, उद्यमता क्या होती है, मानव पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी से क्या मतलब है। मैं देख रहा हूं यहां पे खड़ा खड़ा कोई बच्चा कमेंट करेगा, सही मतलब बताओ फटाफट से कि क्या मतलब है तेरे लिए। बताओ जल्दी से बताओ सर। नॉलेज के अलावा क्या चाहिए? भरोसा, नॉलेज। अरे कुछ तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मजदूर नहीं नहीं नहीं, देखो तुम्हारी थोड़ी थोड़ी सी तुम्हें। हाँ तो सबसे पहली बात देखो ध्यान से, सबसे पहली बात क्या है, ये हमारा चौथा एक हिस्सा है, ये हमारा चौथा हिस्सा है, चौथा हमारा कारक है। इस चौथे कारक को क्या बोल सकते हो आप, इस चौथे कारक को आप बोल सकते हो उद्यमिता। उद्यमिता, है ना, या इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है ना सर, इसका मतलब क्या होता है। अब देखो यहां पे थोड़ा समझो, यहां पे समझो थोड़ा सा, है ना। ये हमने थोड़ा सा जो बोला है ना, पूंजी, पूंजी के हमने दो हिस्से कर लिए। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखोगे ना थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। पूंजी के हमने यहाँ पे दो हिस्से किए हैं, एक तो हमारा भौतिक पूंजी है, भौतिक पूंजी, एक हमारा भौतिक पूंजी है, और दूसरा हमारा कौन सा पूंजी है सर, दूसरा हमारा कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी, है ना। और जो मानव पूंजी को आप कैसे याद रखोगे, मानव पूंजी को आप उद्यमता भी बोल सकते हो। उद्यमिता का मतलब क्या होता है मैं अभी बताता हूं आपको। मानव पूंजी, उद्यमता एक ही है, ठीक है। तो पूंजी की जब हम बात करते हैं तो हमने दो पूंजी के बारे में पढ़ लिया। एक तो हमारी भौतिक पूंजी है, भौतिक पूंजी में आपके औजार, मशीनें, आपकी पूरी फैक्ट्री सब आ जाएगी, है ना। कार्यशील पूंजी मतलब जो उस फैक्ट्री को चलाने के लिए डेली खर्चे हो रहे हो, कार्यशील पूंजी। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं सर मानव पूंजी के बारे में। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हमारा चौथा कारक है सर। ये चौथा कारक क्या है, उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब क्या होता है, मैं तेरे से पूछता हूं, है ना, मान के चल तेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है तेरे पास, ये तीन कारक है तेरे पास, ये तेरे पास तीनों कारक है तेरे पास, है ना। तेरे पास ये भी है, तेरे पास ये भी है, और तेरे पास ये भी है ना। चौथा कारक कौन सा है सर, चौथा कारक है आपका उद्यमिता। उद्यमिता, है ना। अब तेरे पास भूमि पड़ी हुई है ना, तेरे पिताजी की भूमि है तेरे पास, बहुत बड़ी भूमि है जिसमें तू फैक्ट्री खोल सकता है, ठीक है सर। तेरे पास श्रम भी है, तमाम तेरे पास क्या मजदूर वगैरह है, श्रम की कोई दिक्कत नहीं है, काम करने वाले बहुत है तेरे पास। तेरे पास पूंजी भी है, पूंजी में तेरे पास भौतिक पूंजी भी है और कार्यशील पूंजी भी है। मानता नहीं मानता, ठीक है। लेकिन सोच के देख, तेरे पास अगर उद्यमिता नहीं है, उद्यमिता सर क्या होती है, मतलब ये कि जो उस बिजनेस को तू चलाना चाहता है उसके लिए नॉलेज तो होनी चाहिए तेरे पास, तेरे पास इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि तू उस बिजनेस को चलाएगा कैसे। अब तेरे को यही नहीं पता कि गन्ने कहां से मिलेंगे, तूने चीनी की मिल तो खोल ली, लेकिन तेरे को यह नहीं पता कि गन्ने कहां से मिलेंगे, श्रम कहां से लेना है ना, धंधा कैसे चलाना है भाई, बिजनेस कैसे चलाना है, चीनी का बिजनेस कारोबार चलता कैसे है, उन सब की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए ना। अगर तेरे को नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है तेरे पास, तो फिर कैसे काम चलेगा तू बता। समझ में आ गया ना, उद्यमिता का मतलब समझ में आया कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप मतलब तेरे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, तेरे अंदर कौशल होना चाहिए, कि इतना कौशल तो होना चाहिए कि भाई तू उस बिजनेस को चला सके। तेरे पास सब कुछ था, तेरे पास भूमि थी, तेरे पास श्रम भी था, तेरे पास पूंजी भी थी, भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी सब था तेरे पास, लेकिन तेरे पास एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी। तुमने सुना होगा कि भैया उनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन बर्बाद हो गए, सारा पैसा बिजनेस में डूब गया। आपने बहुत बारी सुना होगा, तुमने, तुम्हारे जो रिलेटिव्स होंगे या फिर तुम्हारे आस पड़ोस में ऐसी बहुत सारी कहानियां होंगी कि भैया हर कोई बिजनेस नहीं कर पाता। सुना होगा तुमने कि हर कोई बिजनेस नहीं कर पाता, बिजनेस, मैक्सिमम जो बिजनेस होते हैं वो डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये नहीं होता, वहां पर उद्यमिता नहीं होती। क्या नहीं होती सर, वहां पे उद्यमिता नहीं होती। वहां पर क्यों डूब जाता है बिजनेस वो, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए भी आपको कौशल चाहिए, आपको नॉलेज की जरूरत है। बिना उसके आप बिजनेस नहीं चला सकते, भले ही आपके पास ये तीनों चीजें क्यों ना हो। तो आप बोल सकते हो जो हमारी उद्यमिता है वो भी एक तरीके का कारक है, अगर जब आप प्रोडक्शन करते हो, जब आप उत्पादन करते हो। समझ में आया नहीं आया, है ना। आपने सुना होगा बहुत बारी के, अरे वो हमारे जो ताऊ हैं, ताऊ के जो लड़के हैं, उनने बिजनेस शुरू किया था, है ना, 50 लाख रुपया लगा दिया और 2 साल में पूरा पैसा डूब गया, एक पैसा नहीं आया। क्यों क्यों डूबा, क्योंकि तुम्हारे जो ताऊ जी के लड़के थे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था, उनमें ये इस चीज की कमी थी। समझ में आया, हाँ, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए, तो आई होप आपको ये चारों जो कारक हैं ये बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा पढ़ो, आपको एक एक चीज समझ में आएगी।
चमक गया ना? हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक किसान का उदाहरण लिया गया है, किसी भी किसान को जो है सही तरीके से उत्पादन करने, क्योंकि हम यहाँ पे पालमपुर गांव की बात कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पालमपुर गांव की। हम यहाँ पर उत्पादन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि पालमपुर गांव में जो कृषि होती है वही एक मेन उत्पादन है, कृषि ही मेन एक सोर्स है, कृषि ही एक मेन सोर्स है वहां पे। अगर मैं बात करूं पालमपुर की, तो अगर तू पालमपुर की बात करेगा तो आप देखते हो यहां पर कि वहां पे जो किसान है, किसान को सही तरीके से उत्पादन करने के लिए सही ज्ञान और सही उद्यमिता की जो है जरूरत होती है कि किस तरीके। अब भाई एक किसान है, अब किसान को क्या आता होगा? किसान को खेती करनी तो आती होगी ना। किसान बीज ले आया, सब कुछ ले आया, किसान के पास खेत भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको ये नहीं पता खेती करते कैसे हैं। ठीक है, क्लियर हो? तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे वही बात बोली जा रही है, अधिकांश मामलों में जरूरी ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिया जाता है। जैसे मान के चलो मेरे पिताजी किसान थे, और मेरी अच्छी खासी खेती थी। अब हुआ क्या कि मेरे पिताजी ने मेरे को खेती की जानकारी दी कि बेटा देख, इस मौसम में ये फसलें बोई जाती हैं, तू अगर ये खाद यूज करेगा, इस खाद का इस्तेमाल करेगा तो तेरा उत्पादन बढ़ जाएगा। तो होता क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये नॉलेज बढ़ती जाती है। जैसे मान के चलो मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको सिखाऊंगा, अब मेरे बच्चे का बच्चा होगा तो वो अपने बच्चों को ज्ञान देना सिखाएगा कि भाई ऐसे ऐसे खेती की जाती है। मान के चलो तू अगर खेती करता है ना, तुम सबके बच्चे होंगे तो उनको सिखाओगे ना खेती ऐसे करते हैं, उनके बच्चे होंगे वो भी सिखाएंगे। तो होता क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये जो ज्ञान है आगे लोग देते रहते हैं कि भाई मैंने अपने बेटे को खेती करना सिखाई, उसने अपने बेटे को सिखाई, उसने अपने बेटे को सिखाई। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये ज्ञान बढ़ता रहता है। और आप देखोगे किसानों की कुशलता और ज्ञान बढ़ाने के लिए सरकार भी कई नए कदम उठाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर किसान ही सब कुछ कर रहा है, बाकी सरकार भी क्या करती है, सरकार भी अपने साइड से, है ना, बहुत सारे जो है ना इनका किसानों का कौशल बढ़ाने के लिए, उनकी कुशलता बढ़ाने के लिए, ताकि उनका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। तो आपने देखा होगा कि सरकार ने क्या किया था, सरकार ने, है ना, जो हरित क्रांति थी वो शुरू की थी। हरित क्रांति क्यों शुरू की गई थी? ताकि गेहूं का उत्पादन बढ़ सके। सरकार ने बोला किसानों से कि भैया तुम जो है यूरिया का इस्तेमाल करना शुरू करो, तुम जो है यहां पर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना शुरू करो, तुम जो है कीटनाशकों का इस्तेमाल करना शुरू करो। ताकि क्या होगा, ताकि तुम्हारी फसल बची रहेगी और उत्पादन भी ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान ही अपनी कुशलता बढ़ाते रहते हैं, सरकार भी उनकी मदद करती है। तो सिंपल सा मतलब है मानव पूंजी से यहां पर मतलब क्या है, यहां मानव पूंजी का यहां पर मतलब है उद्यमिता। बिना उद्यमिता से, बिना नॉलेज, बिना ज्ञान के, बिना कौशल के तुम खेती या फिर कोई भी काम जो है नहीं कर सकते। समझ में आया या नहीं आया? श्वेत क्रांति बेटा हुई थी दूध के लिए, हरित क्रांति हुई थी गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए, है ना। और अगर मैं श्वेत क्रांति की बात करूं तो श्वेत क्रांति हुई थी दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, हाँ, अभी बात करेंगे अभी हम हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे, चिंता मत करो। अच्छा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको पता है कि हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से। कोई बताएगा मेरे को? कोई भी बच्चा जो मेरे को कमेंट देख रहा है, मेरे को अभी लाइव देख रहा है, क्या कोई बता सकता है कि भाई हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है और श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। लव यू टू बेटा। बोल बोल बोल, जल्दी से बोल फटाफट से। हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एमएस, अरे अनुष्का बेटा, वेरी गुड। हर्षिता, अनुष्का, सतीश, अरे भाई बहुत जल्दी कमेंट निकल रहे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। सार्थक, वेरी गुड बेटा। रुद्र, शुभम, हाँ, तो एमएस स्वामीनाथन जो थे, इनको हरित क्रांति का जो है जनक माना जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीश कुरियन को। इनके बारे में हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे, ठीक है, क्लियर हो? क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ जाता है, अरे बहुत होशियार हो तुम्हारे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बालक हो बे तुम। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करें। अच्छा, अब थोड़ा सा हमने जब इनके देखो, अब हमने क्या किया, हमने जो है 4 अलग अलग जो उत्पादन के कारक हैं इनके बारे में हमने बात की, उत्पादन के जो संगठन है इनके बारे में हमने बात की। अब थोड़ी सी हम समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके भूमि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो जब उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन के मुख्य 4 कारक है। इन 4 कारकों के बिना हम उत्पादन नहीं कर सकते। इतना तो पता चल गया तुम्हें कि भाई ये अगर 4 चीजें ना हो, इन 4 चीजों में से अगर एक चीज भी मिसिंग है, एक चीज भी अगर नहीं है, चाहे ये नहीं है, चाहे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो चारों में से अगर कोई भी एक चीज भी मिसिंग है, नहीं है, तो उसके बिना आप उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो हम चारों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबकी बात करेंगे हम कि भैया क्या क्या समस्याएं हैं, है ना, क्या क्या समस्याएं आती हैं।
भूमि की सबसे पहले बात कर लेते हैं, भूमि की स्थिति क्या है। क्योंकि भूमि की बात हम क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि भूमि भी एक बहुत ही जरूरी कारक है जब आप उत्पादन करते हैं। बिना भूमि के आप उत्पादन कर ही नहीं सकते, ना ही खेती कर सकते हैं, ना ही कोई दूसरा काम कर सकते हैं। भूमि क्या, भूमि भी एक तरीके का कारक है। चलिए तो भूमि के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम पालमपुर गांव के बारे में बात कर रहे हैं सर। क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, क्योंकि हम पालमपुर गांव के बारे में बात कर रहे हैं, तो पालमपुर से ही जोड़ के देखेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बेटा जी बात करूं पालमपुर में खेती की, तो आप देखोगे ना खेती क्या है। सबसे पहले मैंने आपको कल ही बताया था, पालमपुर में खेती ही मुख्य उत्पादन की क्रिया है। पालमपुर में मुख्य रूप से ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं सर, वो खेती ही करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए, और आप देखोगे काम करने वालों में से ना, जो काम कर रहे हैं वहां पे, जो भी काम कर रहे हैं उसमें 75% जो लोग हैं, 75% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान के चलो लेट्स से कि अगर 100 लोग रहते हैं इस गांव में, तो 100 में से आप देखोगे 75% जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं सर, वो खेती कर रहे हैं सर। मतलब 75% जो लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए, अपने जो जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर है सर, तो वो अपने जीवन यापन के लिए 75% जो लोग हैं हमारे पालमपुर गांव के, वो खेती पर निर्भर है। तो मतलब आप बोल सकते हो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खेती कर रहा है। और आप भी देखो, मैंने कल क्या बोला था, याद करो। मैंने बोला था कि आपको पालमपुर के चक्कर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने गांव से जोड़ के देख लेना, आपके गांव में भी जरूर 75 से 80% जो लोग होंगे वो भी खेती कर रहे होंगे। जरूरी नहीं है पालमपुर गांव को लोग, अरे कौन बोल रहा है बे, अब कोई बोल रहा तेरे को, मैंने क्या बोला था तेरे को, मैंने तेरे को कल बोला था, तेरे को पालमपुर गांव की जगह तू अपने गांव का नाम लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इस पालमपुर गांव का जो नाम लिया गया है वो भारत के हर गांव को जोड़कर देखा गया है। हर गांव में यही हालत है। तेरे गांव में भी लगभग 75 से 80% जो लोग होंगे वो खेती करते होंगे, खेती पर निर्भर होंगे अपनी जीविका के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ इतनी चीजें। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। क्लियर हुआ ना, हाँ। तो वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का जो है खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे ना, ये जो हमारे किसान लोग वगैरह जो है ना, ये खेती कर रहे हैं, बहुत सारे किसान हैं, प्लस इसमें बहुत सारे श्रमिक भी आ जाते हैं। कृषि श्रमिक मतलब ये ऐसे लोग हैं, ऐसे जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि आपका खेत है, उस खेत में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका कृषि में ही आएंगे, ये कृषि संबंधित श्रमिक है। वो क्या करते हैं भाई, वो यहाँ तो किसान, देखो यहाँ पर जो 75% जो लोग हैं, इनमें से आप बोल सकते हो इन 75% में से एक तो किसान है, हमारा क्या है, हमारा किसान है सर, हमारा सर किसान है ना। और दूसरा कौन है, दूसरा हमारा कृषि श्रमिक है, दूसरा हमारा कृषि संबंधित श्रमिक है। मतलब जो खेतों में काम करते हैं, जिनके खुद के खेत नहीं होंगे या फिर खुद की कम खेती होगी, तो वो दूसरों के खेत में काम भी करते हैं। यही तो आपके गांव में होता है। अगर मान के चल तेरे गांव में तेरी अच्छी खासी खेती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप देखोगे गांव के जो दूसरे मजदूर वगैरह जो होते हैं वो इस खेत में काम करते हैं, तुम उनको पैसे देते हो, समझ में आ गया ना। तो आप देखोगे ना, ये जो 75% आबादी है, इसमें या तो किसान आएंगे या फिर आप बोल सकते हो उसमें कृषि श्रमिक भी शामिल हो सकते हैं। और आप देखोगे कि इनके जो हित है वो कृषि उत्पादन से ही जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ ना, इनके जो हित है मतलब इनके लिए सब कुछ क्या है, इनके लिए सब कुछ वो खेती है। सोच के देखो ना, 75% जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर है, इसमें किसान भी हैं, कृषि श्रमिक भी हैं। तो भैया इनका जो हित है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो उन खेतों से, उन हरियालियों से, वो जो है ना खड़ी हुई हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। उनके लिए वो खेत ही सब कुछ है, जिससे वो अपना जो डे टू डे जो जीवन है, अपना जो एक आप बोल सकते हो कृषि का जो जीवन है वो जो चला रहे हैं, वो कैसे चला रहे हैं, वो उस खेत से ही चला रहे हैं, वो उस जमीन से ही जो है अपनी जीविका को चला रहे हैं। समझ में आया ना। तो ये सारी जो चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ, हाँ। चलिए, अच्छा आप थोड़ी सी हम और बात, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पालमपुर को एक रेफरेंस की तरह ले रहे हैं। समझ में आया ना, सीरियस मत हो जाना। अच्छा, अब इस पालमपुर की बात कर हम और भी कई सारी चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हम बात करें 1960 की, 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि पालमपुर गांव में जो खेती है ना, जो खेती है, जिस पर आप खेती कर रहे हो, जिस पर आप जुताई कर रहे हो, तो आप देखोगे उसके अंतर्गत जो भी हमारी भूमि है उसमें कोई भी विस्तार नहीं हुआ। मतलब पहले मान के चलो, पहले इतनी भूमि थी 1960 में, इतनी ही भूमि अब है, कोई इसमें विस्तार नहीं हुआ। कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें, है ना, जिस खेत में आप जुताई वगैरह करते हो, जिस खेत में आप खेती कर रहे हो, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आया है। वो पहले भी सेम थी, अब भी सेम है। पहले भी उतनी जगह पर आप खेती कर रहे थे और अभी भी उतनी जगह पर ही खेती कर रहे हो। और मैंने कल आपको क्या बताया था, याद करो, मैंने तेरे को कल बताया था
कि भैया जो हमारा खेत है, जो हमारी भूमि है, वो हमेशा लिमिटेड रहती है, वो बढ़ेगी नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि तू अगर सो के रात को उठेगा, तेरी 5 बीघा खेती थी, सुबह जैसे ही उठा 10 बीघा खेती हो गई। खेती तो तेरी सेम रहेगी, है ना। उस सेम खेत पे, उस सेम भूमि पर तेरे को प्रोडक्शन करना है, तेरे को उत्पादन करना है। खेती जो है, भूमि की अगर मैं बात करूं तो भूमि हमेशा क्या है, भूमि एक जो है बहुत ही दुर्लभ संसाधन है। भूमि उतनी की उतनी ही रहेगी। मैंने कल ही बताया था तेरे को, अगर याद हो तो। समझ में आया ना? क्लियर हुआ ना? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, उस समय क्या किया गया? उस समय आप देखोगे इस गांव की जो कुछ बंजर जमीन जो थी, कुछ बंजर जो भूमि थी, उसको कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की जो है गुंजाइश नहीं है। अब हुआ क्या? देखो 1960 की यहां पर बात की जा रही है कि 1960 के अंतर्गत हम बात करें, 1960 की अगर हम बात करें पालमपुर की, तो 1960 से अगर अब तक का आप डेटा देखोगे तो जितनी पहले खेती थी, जितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आया करती थी, उतनी भूमि अब आती है। उस समय आप देखोगे 1960 के समय पर देखोगे कि बहुत सारे ऐसे खेत पड़े हुए थे जो बंजर थे। बंजर मतलब जिन पर कोई कृषि नहीं हो रही थी या फिर जो कृषि के योग्य नहीं थे, उनको पहले कृषि के योग्य बनाया गया। और उस टाइम से आप देखोगे अब तक, है ना, अब तक आप देखोगे कि अब जो है कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हम उस कृषि क्षेत्र को बढ़ा पाए। मतलब हमारे पास इतनी ज्यादा जमीन नहीं है अब कि हम आगे उसको फर्दर एक्सटेंड कर पाए। कहने का सिंपल सा मतलब है, नई भूमि हमारे पास नहीं है। क्लियर हुआ ना? हमने क्या किया? हमने कुछ बंजर भूमि को कृषि के योग्य बनाया, है ना। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। मतलब हमारे पास अब नई जमीन नहीं है, जितना था उतना हमने कर लिया। जो भी बंजर जमीन पड़ी हुई थी हमारे पास, उसको हमने कृषि के योग्य बना लिया। लेकिन अब जो है नई भूमि को खेती के लायक बना पाने के लिए हमारे पास कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। अब जो है क्या है? अब मतलब यह है कि जो तुम्हारे पास भूमि पड़ी हुई है, उस भूमि पर ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब खेत तुम बढ़ा नहीं सकते, तुम्हारे पास भूमि जो है अब उतनी ही है, अब ज्यादा भूमि बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें उतनी ही भूमि पर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई? कंफ्यूज तो नहीं हुए? कंफ्यूज तो नहीं हो ना? मतलब क्या मतलब? सर सिंपल सा है। देखो 1960 की हम बात करें और अब तक की हम बात करें, 1960 के बाद से कृषि क्षेत्र में कोई विस्तार हुआ ही नहीं। जितना पहले कृषि क्षेत्र हुआ करता था, अब भी उतना ही कृषि क्षेत्र है ना। उस समय एक चीज हुई, कृषि योग्य बनाया गया था, लेकिन अब नई भूमि नहीं बची है। अब कोई भूमि नहीं बची है। अब खेती कैसे करोगे? नई भूमि नहीं बची हुई है, भूमि बहुत लिमिटेड होती है, भूमि एक दुर्लभ संसाधन है। अब आप भूमि का विस्तार नहीं कर सकते, तो आप कैसे करोगे खेती? है ना, कैसे करोगे? कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई। अब जब कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर खेती कैसे करोगे? नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब जैसे देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। मतलब क्या? अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बेसिकली पालमपुर में खेती की बात कर रहे हैं कि पालमपुर में खेती कैसे होती है। अब देखो भूमि उतनी की उतनी है, भूमि दुर्लभ संसाधन है, भूमि बिल्कुल क्या है, सीमित है। हमारे पास भूमि ज्यादा नहीं है, भूमि बिल्कुल सीमित है। कल ही मैंने पढ़ाया था आपको कि भूमि नहीं बढ़ सकती, भूमि का साइज जो है वो नहीं बढ़ सकता। अब पालमपुर में उन्होंने जितनी भूमि का विस्तार करना था कृषि के योग्य बनाने के लिए, उतना कर लिया उन्होंने। अब तुम ज्यादा नहीं कर सकते, अब गुंजाइश नहीं है। अब यहां पे सवाल यह आता है कि जो अब तुम्हारे पास खेत बचा हुआ है, और तो बढ़ा नहीं सकते, और गुंजाइश है नहीं। अब जो इतना खेत बचा हुआ है, क्या इस खेत में तुम और ज्यादा उत्पादन कर सकते हो? जितना पहले कर रहे थे उसकी अपेक्षा अब क्या और ज्यादा उत्पादन कर सकते हो तुम सेम खेत पे? क्योंकि देखो भूमि बढ़ नहीं सकती, भूमि अब उतनी ही रहेगी, भूमि का विस्तार अब नहीं होगा। लेकिन अब उतनी ही भूमि पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा जो है उत्पादन करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना? अब कोई रास्ता है तो बिल्कुल रास्ता है। अब इसी की हम बात करेंगे। तो यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? सर बोलो, तुम बताओ, है या नहीं है? क्या उतनी ही भूमि पे तुम अब प्रोडक्शन को, उत्पादन को और ज्यादा बढ़ा सकते हो? कैसे बढ़ा सकते हो? किस तरीके से बढ़ाओगे? कौन से तरीके हैं वो अपनाओगे ताकि किसानों को अच्छी फसल मिले, अच्छी पैदावार मिले, अच्छा उत्पादन हो? इट्स पॉसिबल ना? हाँ, अरे बहुत बढ़िया, इट्स पॉसिबल, वेरी गुड, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, है ना। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो अब देखो यहां जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग के गांव जैसा लगता है। अब सुनो यहां पे, अब जैसा ऐसा बोला गया है कि जैसी पालमपुर में खेती की जाती है, जिस प्रकार से यहां पे फसलें उगाई जाती हैं, तो उन ऐसे लगता है कि भाई जो पालमपुर गांव जो है ना, वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। मतलब यहां पे देखो एग्जैक्टली बताया नहीं गया, यहां पे ऐसा बताया कि जिस प्रकार से
पालमपुर गांव में जिस प्रकार की खेती की जाती है, जिस प्रकार से पालमपुर में फसलों को उगाया जाता है, तो ऐसा लगता है देखते हुए कि जो पालमपुर गांव है ना, ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग मतलब ये वाला भाग है ना, पश्चिमी भाग जो है वहां पर आता होगा कहीं ना कहीं, वहां से बहुत ज्यादा मिलता जुलता ये गांव है। क्लियर हुआ? यानी कि अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर आप देखोगे तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, मान के चलो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। अब यहां पे ऐसा बोला जा रहा है, देखो ये क्या है, ये पश्चिम है और ये पूरब है ना, ये पूरब है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि पालमपुर कहीं इधर साइड आता होगा। जिस तरीके से पालमपुर में खेती की जाती है, जिस तरीके से पालमपुर में खेती की जाती है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पालमपुर हमारे कहां आता होगा, पालमपुर हमारे पश्चिमी पार्ट में जो है आता होगा, पश्चिमी वाले हिस्से में आता होगा उत्तर प्रदेश के। किसके भाई? तो उत्तर प्रदेश के, यूपी के, हमारा यूपी के। समझे? नहीं समझे? सर कहानी सुना दो। अरे कौन सी कहानी पे? अच्छा वो तो एंड में सुनाऊंगा ना, कहानी तो एंड में सुनाएंगे बेटा, कहानी वानी तो एंड में चलेगी, है ना। फालतू की देखो बकवास ना करो, कहानी वानी देखो, कहानी सुनवा लो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई तुमसे नहीं होती कि सर जी कहानी सुना दीजिए। कहानी से क्या होगा ये बताओ? अच्छा, कहानी से तुम्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है कि सर 9वीं में कौन पढ़ाई करता है, कहानी सुनाओ ना, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता दिया करो, बस पढ़ाई मत करवाया करो सर, पढ़ाई थोड़ी सी करवाया करो, बिल्कुल थोड़ी सी पढ़ाई, बाकी मस्ती है, पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। चलो ठीक है। अच्छा अब यहां पे क्या लग रहा है देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो भैया पालमपुर गांव है, यहां पर जो भी खेती की जाती है, जो भी फसलें उगाई जाती हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि जरूर पालमपुर गांव जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग जैसा होगा, या फिर उनकी तरह वहां पर ही होगा, या फिर उनकी तरह वहां पे फसलें हो रही हैं। जो हमारे पश्चिमी हिस्से में, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहां पर जिस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, वैसा ही सेम फसलें जो है हमारे पालमपुर में उगाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करें बरसात के मौसम में यहां पर क्या होता है, यहां पर खरीफ की फसलें जो है, जैसे कि आप बात करो ज्वार की और बाजरा की, उगाई जाती हैं। ठीक है सर, बरसात के मौसम में आप देखोगे यहां पर किसान जो है क्या कर रहा है, किसान जो है वो ज्वार और बाजरा की खेती कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाओगे वहां पे भी ऐसा होता है। ठीक है सर। इसके बाद आप देखोगे अक्टूबर और दिसंबर में क्या होता है, आप देखोगे ना, ये यहाँ पे रबी की फसलें जो है बोई जाती हैं, है ना। तो आप देखोगे इसके बाद जो है अक्टूबर और दिसंबर के बीच जो है आलू की खेती की जाती है। और आप देखोगे अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहां पर भी अक्टूबर और दिसंबर के बीच में लोग आलू की खेती करते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। ओ हो, मतलब ये है कि यहां पर जो लोग हैं, यहां पर जो किसान हैं, वो बहुविध प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं। मतलब वो एक साल में 2 से 1 से ज्यादा फसल कर रहे हैं, वो एक साल में 3 फसलें भी कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बहुविध फसल। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। मतलब यह है कि किसान जो है वो एक भाग में क्या कर रहे हैं, एक भाग में गन्ने की भी खेती कर रहे हैं। मतलब ये सारी खेती तो चली रही है, प्लस आप देखोगे कुछ भाग जो है उनके भूमि का, उस पे वो गन्ने की खेती भी कर रहे हैं, जिसकी वर्ष में एक बारी कटाई की जाती है। और आप देखोगे ना, गन्ने की एक पहचान होती है कि गन्ने को आप साल में एक बारी काटते हो ना, वर्ष में एक बारी जो है गन्ने की कटाई होती है। तो आप देखोगे भूमि के एक भाग में ये लोग गन्ने की भी खेती कर रहे हैं, और आप देखोगे उसको एक साल में उनको एक बारी कटाई होती है। अपने कच्चे रूप में जो है, गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचते हैं। समझ में आया? यानी कि क्या करते हैं भाई, गन्ने की खेती करते हैं, उस गन्ने का रस निकाल के, है ना, उससे गुड़ या फिर जैगरी वगैरह निकाल के कहां पर बेचते हैं उसको, शाहपुर जो मैंने बताया था आपको, शाहपुर, है ना, हाँ, शाहपुर गांव जो है, यहां पर जो है बेच के, शाहपुर में व्यापारी है, वहां पर जो है इससे बना हुआ, इस गन्ने से बना हुआ गुड़ जैगरी वगैरह इसके रूप में इसको बेच देते हैं। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, अब होता क्या, सर्दी के मौसम में आते आते, यानी कि आप देखोगे ना नवंबर दिसंबर में आते आते, है ना, ये क्या करते हैं, ये रावी की फसल करते हैं सर। रावी की फसलें वो फसलें होती हैं जो सर्दियों में हम करते हैं, है ना। तो जैसे आप देखोगे हमारा जो वीट है, हमारा जो गेहूं है, ये एक रावी फसल है। तो आप देखोगे यहां पर क्या क्या किया जा रहा है, मैं शुरू से बताता हूं शुरू से बताऊं, हाँ ठीक है। तो बरसात के मौसम में क्या हो रहा है सर, बरसात के मौसम में यहां पर जो खरीफ की फसलें जो हैं, वो जैसे ज्वार की हम बात करें, बाजरा की हम बात करें, वो किसान उगा रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे अक्टूबर दिसंबर में आते आते ये लोग आलू की खेती भी कर रहे हैं सर। इसके अलावा आप देखोगे जमीन का एक हिस्सा और है, यहां पर एक गन्ने की खेती करते हैं।
जिसको ये वर्ष में एक बार ही काटते हैं, और काटने के बाद इस गन्ने का रस निकाल के इससे जैगरी गुड़ वगैरह बना के, है ना, शाहपुर में बेच भी देते हैं, शाहपुर के व्यापारियों को बेचते हैं। इसके अलावा आप देखोगे सर्दियां आते आते ये रावी की फसलें भी करते हैं, जिसमें एक गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब आपको यहां पर देख के क्या लगा? यहां पर देख के साफ साफ पता लग रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये एक वर्ष में एक से ज्यादा बारी, एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं, एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं। ये गन्ना भी उगा रहे हैं, ये गेहूं भी उगा रहे हैं, है ना, ये ज्वार बाजरा भी उगा रहे हैं, और ये आप बोल सकते हो आलू की भी खेती कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया? मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये एक साल में एक से ज्यादा बारी जो है फसल उगा रहे हैं, और एक से ज्यादा फसलों को उगा रहे हैं। हाँ है ना? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर। अब इसी चीज को क्या बोलते हैं सर? अब इसी चीज को हम बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। सर बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? बहुविध फसल प्रणाली की अगर हम बात करें, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप सेम खेत में, है ना, सेम खेत की अगर हम बात करें, सेम लैंड की अगर हम बात करें, सेम भूमि की अगर हम बात करें, उसमें आप एक साल में, एक साल के भीतर भीतर एक से ज्यादा खेती करते हो। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप गेहूं को भी उगा रहे हो, है ना, जैसे आप देखोगे ना अपनी एनसीईआरटी खोल के, तो आपको लगेगा आप सर गेहूं भी उगा रहे हो सर, ठीक है सर, आप बाजरा भी उगा रहे हो सर, आप गन्ना भी उगा रहे हो सर, आप आलू भी उगा रहे हो सर, और एक साल के अंदर अंदर, है ना, सेम खेतों में आप जो है अलग अलग प्रकार की जो है आप फसलें उगा रहे हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा फसल कर रहे हो आप। एक से ज्यादा फसल करने की प्रणाली को हम क्या बोलते हैं सर? बहुविध फसल प्रणाली बोलते हैं। चमका या नहीं चमका? ठीक है ना? तो आप देखोगे पालनपुर में किसान क्या करते हैं, उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक वर्ष में किसान जो है क्या कर रहे हैं, 3 अलग अलग जो है फसल की पैदावार कर रहे हैं, एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा, यानी कि 3 बोल सकते हो आप, 3 अलग अलग फसलों की जो है पैदावार कर रहे हैं सर, क्योंकि वहां जो है सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था। अब यहां पे एक चीज और आती है सर, कि भैया इतनी जब तुम एक साल में अलग अलग 3 बारी अलग अलग फसल कर रहे हो तुम, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो पालनपुर गांव है, यहां पर आप बोल सकते हो अच्छी खासी, है ना, सिंचाई की सुविधाएं जो है मौजूद होंगी। यहां पर आप देखोगे घरों में, बहुत सारे घरों में ट्यूबवेल्स वगैरह भी लगे होंगे, नहरें भी होंगी यहां पर। इसी वजह से आप बोल सकते हो कि भाई पालनपुर का जो किसान है वो एक साल में 3 बारी खेती कर रहा है ना, एक साल में 3 बारी तीन अलग अलग फसलों की पैदावार कर रहा है। क्यों कर रहा है सर? क्योंकि यहां पर सिंचाई की सुविधाएं जो है अच्छी तरीके से मौजूद है। पालनपुर में बिजली भी आती है भाई, बिजली भी है, जिससे आप देखोगे बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं, है ना। उसका मुख्य प्रभाव जो है यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति में बदलाव आ गया। बिजली है तो बिजली से क्या होगा? बिजली से ट्यूबवेल चलेंगे, और जब ट्यूबवेल चलेंगे तो उससे जो है उनको सिंचाई करने का भी जो है मौका मिल जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पालनपुर गांव में है। पालनपुर गांव में सिंचाई की अच्छी खासी सुविधाएं मौजूद हैं, प्लस पालनपुर गांव में बिजली की भी व्यवस्था है। इसलिए क्या होता है, इसलिए आप देखोगे किसानों को सिंचाई करने में दिक्कत नहीं होती। समझ में आया? हाँ ना? फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये हमारा टॉपिक यही रहेगा, पालनपुर गांव में खेती। पालनपुर गांव में खेती, ठीक है ना। हाँ, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा जी, अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर आप देखोगे आगे आगे जब हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे, ये थोड़ा ध्यान से देखो, फटाफट से, ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है? देखो यहां पे, एक मिनट रुक जाओ बेटा जी। ठीक है, हाँ। अरे बेटा, अरे थम जा, थोड़ा सा पोल आ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा थम जा बे, हैं? 1 घंटा होता नहीं, पोल 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 चिल्लाने लगते हो बे, हैं? हाँ, चलो चलो चलो। हम जानते हैं कि जमीन का आकार बढ़ाना असंभव। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब देखो जो हमारी भूमि है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जमीन का जो आकार है, भूमि का जो आकार है, वो कितना रहेगा? जितना है उतना ही रहेगा। अब ये अलग बात है कि तुमने सुबह उठे और तुमने जो है अपने बगल वाले पड़ोसी के खेत पे कब्जा कर लिया, है ना। खुद की 2 बीघा खेती थी, बगल वाले की 5 बीघा खेती थी, उसकी खेती पे कब्जा करके बैठ गए, वो अलग बात है, फिर तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर तेरे पास 2 बीघा जमीन है तो 2 बीघा से 4 बीघा थोड़ा ना हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि तान के जो है वो 2 बीघा से 4 बीघा हो जाएगी, है ना। यानी कि तेरी जो जमीन है, जमीन का जो आकार है, वो क्या, उसको बढ़ाना असंभव है। इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है अन्य तरीकों का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखोगे, आज हम बात करें, जैसे पालनपुर की हम बात करें, तो पालनपुर में जो किसान है वो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आप देखोगे ना, आधुनिक कृषि की अगर हम बात करें, आधुनिक कृषि तकनीक की अगर हम बात करें, जिसमें हम अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखोगे ये जो किसान है, ये ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा है ना, थ्रेसर का इस्तेमाल कर रहा है सर, ठीक है सर। और आप देखोगे ये अधिक उपज वाले जो बीज होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? HYV बीज बोलते हैं।
इनकी सहायता ले रहा है, तो आप देखोगे प्रॉपर तरीके से इसमें जो बीज डाल रहा है, इसमें उर्वरक भी डाल रहा है, अलग अलग कीटनाशक जो है ये भी डाल रहा है, और ये अधिक उपज वाले बीजों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम HYB बीज बोलते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या आता है सर? अब यहां पर आता है हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में हम बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। हरित क्रांति का जो मेन मकसद था वो क्या था? मेन जो लक्ष्य था हरित क्रांति का वो ये था कि हमें क्या करना है, हमें अपने गेहूं का, हमें अपने वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें अपनी गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है। यही मेन मकसद था। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, लेकिन आप इतना जान लो कि देखो हमारा जमीन का जो आकार है वो क्या है, उसको बढ़ाना असंभव है। जमीन तो हमारे पास लिमिटेड है, बहुत ही आप बोल सकते हो सीमित है हमारे पास जमीन, उसका हम आकार बढ़ा नहीं सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर कर उस पर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे? हम अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो आधुनिक कृषि तकनीक है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक उपज वाले जो बीज हैं जिनको हम HYV सीड्स बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बोलते हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अलग अलग जो है आप बोल सकते हो हमारा अलग अलग जो हमारे उर्वरक जो होते हैं, है ना, खाद जो होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए। हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कीड़े जो होते हैं ना उनको मारने की दवा जो होती है उसको हम बोलते हैं कीटनाशक, तो कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्रॉपर तरीके से सिंचाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई में आप देखोगे हम नहरों का इस्तेमाल करेंगे, हम ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना, हम अलग अलग, है ना, बिजली से चलने वाला जो ट्यूबवेल होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम सर। इन सारी चीजों का जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं ताकि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाए। इतनी चीज समझ में आई आपको? यानी कि हमारी जो भूमि है वो सीमित है, और सीमित भूमि पे अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो हमें आधुनिक तकनीक का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा सर, आप कहोगे सर सरकार ने कुछ किया, सरकार ने कुछ सुधार किए, सरकार का काम क्या है भाई? सरकार ने कुछ मदद की किसानों की ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके, है ना? ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई कि सरकार ने क्या किया। तो सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने बहुत सारे, है ना, देश में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं वहां पर नहरें बनवाई, नहरों के जाल बिछवाए। अब सर नहर क्या होती है? नहर का मतलब क्या होता है? देखो नहर जो बनाई जाती है वो इंसान बनाते हैं। आपके घर के आसपास बहुत सारी नहरें होंगी, मेरे को बताओ कमेंट करके तुम्हारे आसपास घर के नहरें हैं नहीं है? कैनाल बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो नहरें हैं नदियों में से ही निकाली जाती हैं, नदियों में बांध बनाए जाते हैं, और नदियों में बांध बनाकर आप देखोगे उसका जो पानी जो होता है, नदी का जो पानी होता है वो छोड़ा जाता है किसमें? नहरों में। यानी कि आपकी नहर में अगर पानी आ रहा है तो वो किसी बड़ी नदी से आ रहा होगा, बड़ी नदी पे बांध बनाया जाता है और उस बांध से जो है पानी छोड़ा जाता है, किसके जरिए? नहरों के जरिए, है ना। और होता क्या है कि जहां पर पानी की समस्या होती है, जहां पर पानी बहुत कम है, वहां पर ये नहरें निकाली जाती हैं, है ना। और इन नहरों का काम क्या होता है कि एक ऐसे इलाके जहां पर पानी की बहुत कमी है वहां पर पानी देना। सिंपल सी बात है, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं बेसिकली? ऐसी जगह ऐसा जो एक पूरा सिस्टम जो होता है उसको हम नहर बोल देते हैं। नहर का काम ही क्या होता है? नहर का मेन काम यही होता है कि हमें क्या करना है बेसिकली, नहरों में हम क्या करते हैं? नहरों से हम सिंचाई का पानी लेते हैं। तुम्हारे घर के आसपास भी जो है नहर होगी, डेफिनेटली होगी। तो नहर का पानी कहां से आता है? नदियों से ही आता है। नदियों से पानी छोड़ा जाता है ताकि एक ऐसे इलाके में पानी पहुंच सके जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप देखोगे ना सरकार ने क्या किया, सरकार ने नहरें बनाई, जिससे क्या हुआ, जिससे जो आपकी सिंचाई की सुविधाएं जो है इनमें काफी सुधार आया। क्योंकि मेन समस्या क्या थी भाई भारत में? तो मेन समस्या ये थी कि भाई किसान जो था वो, है ना, इंद्रदेव भगवान पर निर्भर था कि भैया बारिश हो जाएगी तो ठीक है, वरना तो हम सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। यही तो होता था भारत में, अभी भी होता है। आप देखोगे भारत में ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर अभी तक पानी की समस्या रहती है। अभी तक किसान जो है वो किस पर निर्भर रहता है? इंद्र भगवान पर निर्भर रहता है कि भाई बारिश हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। आप देखोगे सरकार जो है नई नई नहरें बना रही है ताकि सिंचाई की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो सके। किसानों की सहूलियत के लिए जो है बीज और खाद रियायती दरों पर जो उपलब्ध कराए गए। अच्छा, अब हुआ क्या, अब जो हमारे HYB बीज थे, HYB बीज जो थे हमारे, और प्लस हमारी जो खाद जो थी, खाद की अगर हम बात करें, इन दोनों की अगर हम बात करें, तो सरकार ने क्या किया? सरकार पे इसने जो है बहुत ज्यादा छूट दी। सरकार ने बहुत ज्यादा छूट दी ताकि किसान जो है वो रियायती का मतलब क्या होता है? कम से कम दरों में, कम से कम कीमतों में सरकार ने इन बीजों को और इस खाद को किसानों को प्रोवाइड करवाया, किसानों को उपलब्ध करवाया, ताकि हर किसान क्या कर सके, हर किसान अपना ज्यादा से ज्यादा जो है उत्पादन बढ़ा सके। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? तो ये सारी चीजें जो है सरकार यहां पर कर रही है। अच्छा, पालमपुर की हम बात करें तो पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज जो है 1300 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज जो है 3200 किलो, है ना, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सोच के देखो कितना अंतर आ रहा है ना। अगर मैं बात करूं पालमपुर गांव की, तो आप देखोगे ना 1960 से पहले
1960 से पहले आप देखोगे कि जब हरित क्रांति नहीं हुई थी, जब हरित क्रांति नहीं हुई थी, तब यहां पर जो परंपरागत बीजों का इस्तेमाल किया जाता था, उनसे जो उपज थी वो कितनी थी, वो महज 1300 किलो पर हेक्टेयर थी, 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी। लेकिन जब से इन्होंने HYV हाई यील्ड वैरायटी बीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया, ये केमिकल से बने हुए बीज होते हैं, और आप देखोगे इंडिया में इनको क्यों लाया गया था, इंडिया में इनको इसलिए लाया गया था ताकि उत्पादन बढ़े। ठीक है, तो भाई जो उत्पादन है कितना बढ़ गया, लगभग दुगना हो गया, दुगने से ज्यादा हो गया, 13 दूनी 26, मतलब सोच रहे हो 1.5 गुना उत्पादन बढ़ गया। समझ रहे हो, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, है ना। तो ये क्या हुआ, यहां पर आप देखोगे कि भाई यहां पे हरित क्रांति के आप बोल सकते हो, हरित क्रांति के काफी सारे फायदे जो यहां पर देखने को मिलते हैं। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो गई, मतलब दुगने से ज्यादा वृद्धि हो गई सर, है ना, उत्पादन में दुगने से ज्यादा वृद्धि यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और यहां पे किसानों का फायदा क्या हुआ सर, किसानों का फायदा ये हुआ कि हमारे किसानों का फायदा क्या हुआ सर, किसानों का फायदा ये हुआ कि किसान जो है वो क्या कर रहे हैं सर, किसान जो है वो अब उनके पास अधिशेष मात्रा में गेहूं है, और इस अधिशेष मात्रा में गेहूं जो है वो बाजार में बेच के जो है उनसे क्या कमा सकते हैं, उनसे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब अब तक किसान जो था वो सिर्फ अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए क्या कर रहा था, अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए गेहूं का उत्पादन कर रहा था। ठीक है ना, गेहूं का उत्पादन कर रहा था, लेकिन अब क्या कर सकता है वो, अब ये कर सकता है कि अब क्योंकि उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, अब जरूरत है उसको सिर्फ 10 कुंटल की, प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है 20 कुंटल, तो अब वो अधिशेष जो गेहूं है वो बाजार में बेच के मुनाफा भी कमा सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, फटाफट से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई, बच्चा बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, ये फालतू की बकवास मत करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, बता आ रहा, हाँ या ना। सर हरित क्रांति क्या थी, अब देखो हरित क्रांति की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रुको, हरित क्रांति की हम बात कर लेते हैं, रुको, क्या है हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या थी सर। हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या थी, अब देखो हुआ क्या, हुआ क्या, हम 1947 में आजाद हुए, 1947 में हम आजाद हुए, हम 1947 में आजाद हो गए, ये तो पता है ना सबको, 1947 में हम आजाद हो गए थे, ये पता है सबको। जब हम आजाद हुए तो हम क्या थे भाई, तो हम भिखारी बन चुके थे, क्या बन चुके थे सर, हम भिखारी बन चुके थे। मतलब ये कि हमारे पास इतना भी नहीं था, हमारे पास इतना भी नहीं था, हमारे पास खाने को इतना भी नहीं था कि हम अपने देश का ही पेट भर पाते। हम क्या करते थे, हम अमेरिका से गेहूं मंगाते थे, हम अमेरिका से गेहूं मंगाया करते थे, और अमेरिका वाले जो हमें गेहूं देते थे ना, वो इतनी गंदी क्वालिटी का गेहूं देते थे कि वहां पर अमेरिका में उनको सुअर, उनके जो सुअर होते हैं ना, सुअर को खिलाने के लिए जो गेहूं इस्तेमाल किया जाता है, वो गेहूं वो भारतीयों को दिया करते थे। मतलब ये था कि जब हम आजाद हुए तो हम इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, अंग्रेज हमें इतना लूट के गए। Congratulations. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई हेलो हेलो भाई, इनको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता बेचारे नीव के बच्चे हैं। तो भाई हमारा जो ह्यूमैनिटीज का जो चैनल है तो फाइनली 1 लाख क्रॉस कर गया है, ठीक है। बिल्कुल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। So जश्न तो होता ही है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर, आपके हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल बिना नहीं हो बिल्कुल। सकता था सर। ओह थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पे आ अच्छा गए। अच्छा, ये चलिए। जलाना है ना इसको। हाँ, कोई नहीं सर, ऐसे ही हो अरे जाएगा। नहीं नहीं यार, कुछ है नहीं जलाने को, क्या हाँ सर जला सर हम जला लेते हैं। लाइटर। ओ सर ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये नीव के बच्चे हैं। ओह हाँ ये नीव हिंदी के बच्चे हैं, ये बहुत ओह। मासूम बच्चे होते हैं, पता है हिंदी के। मिले हो कभी आप इनसे? सर आज मिल रही तो आज फाइनली मिल भाई रहे हैं। हमारा जो ह्यूमैनिटीज का चैनल है तो 1 लाख क्रॉस कर Yes. गया है। तो मतलब इतनी खुशी की बात है, बहुत बिल्कुल। खुशी। ठीक है ना, बिल्कुल। इतनी मेहनत की, और काफी सारे बच्चों ने पढ़ के टॉप भी किया है, इवन बिल्कुल। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। सो चलिए एकदम से चलिए, मैम आपने चलिए सरप्राइज दे guys, दिया, ठीक है। साथ में करते हैं हमारे बिल्कुल। साथ मिलके, है ना? Yes. बिल्कुल चलिए। बिल्कुल। पहले कैंडल को हम हाँ, वो करेंगे। तो congratulations and celebrations वाह। फॉर 100K। सो ये आप सभी बच्चों के लिए, है ना? सो अरे सर, आप भी आ जाओ ना सर। हम आप लोगों को खिला देते हैं। अरे आ जाओ सर। चलिए सर, लो मैम, खा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। बाय भाई। कंफ्यूज है ये, क्या हो रहा चलिए बच्चों बाय। है। बाय। इनको कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा पूरा अब, ठीक है चलो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है।
अरे एक्चुअली वो एक चैनल है हमारा ह्यूमैनिटीज वाला आर्ट्स आर्ट साइड का क्लास 11-12 का। तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तो जब तुम ह्यूमैनिटीज लोगे उसके बाद आप देखोगे ना कि बेसिकली जब आप ह्यूमैनिटीज लोगे ना तो उसमें वो चैनल है हमारा आर्ट्स वाला, तो वहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के वो 1 लाख क्रॉस कर गए हैं, तो उसका केक कटिंग के लिए आए थे। समझ में आया? ठीक है ठीक है, चले चले चले, ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े, फटाफट से बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, आगे बढ़े आगे बढ़े। पक्की बात है, पक्की बात है, चलो ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलो 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 तो आप देखो यार मैं तो भूल गया मैं पढ़ा क्या रहा था यार अच्छा ठीक है, मैं हरित क्रांति को पढ़ा रहा था, हरित क्रांति को, है ना। सो अब हुआ क्या, देखो हम जब आजाद हुए तो 1947 में हमें आजादी मिली, और आजादी के बाद हम क्या थे भाई, हम भिखारी बन चुके थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमें लूट के गए थे, और जब अंग्रेज हमें लूट के गए थे तो हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था, इतना भी अनाज नहीं था कि हम अपनी जनता का पेट भर पाते। तो यहां पर हमें जरूरत महसूस हुई किसकी, कि भैया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फूड प्रोडक्शन में, हमें खाद्य उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। मतलब हमें इतना उत्पादन तो करना पड़ेगा, कम से कम अपने देश के लोगों का पेट तो भर पाए। तो यहां पे क्या आता है, यहां पर ही आप देखोगे, यहां पर ही आता है हमारा हरित क्रांति। यहां पर क्या आता है सर, हमारा हरित क्रांति आता है। क्रांति की हम बात करें, है ना। चलिए, तो हरित क्रांति की हम बात करें तो हरित क्रांति का जो मेन मुद्दा था, मेन लक्ष्य था, वो क्या था कि हमें अपने, हमारा जो खाद्य प्रोडक्शन है, हमारा जो खाद्य उत्पादन है, हमारा जो खाद्य उत्पादन है, हमारा जो खाद्य उत्पादन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको जो है कैसे बढ़ाया जाए, उसको जो है कैसे बढ़ाया जाए, खाद्य उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, यही जो है यहां पर मेन मुद्दा था। क्लियर हुआ ना, खाद्य उत्पादन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, यही जो है मेन मुद्दा था। समझ में आ गया? हाँ या ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ, तो यहां पर मेन मुद्दा क्या था कि हमें अपने क्या करना है, हमें अपने गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना है। गेहूं का, हमारा जो अनाज है, गेहूं जो है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर हरित क्रांति में क्या हुआ, हरित क्रांति में हमने क्या किया, तो हरित क्रांति में आप देखोगे हमने बहुत सारी चीजें की। सबसे पहले एच वाई वी सीड्स जो है इनका इस्तेमाल किया हमने, एच-वाई-वी सीड्स जो है इनका इस्तेमाल किया हमने। ठीक है सर, हमने क्या किसका इस्तेमाल किया, हमने बहुत सारे जो हमारे है ना खाद जो है, खाद जो होती है, खाद का इस्तेमाल किया, उर्वरक जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया, हमने कीटनाशकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, कीटनाशकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, है ना। तो इन सारी चीजों का जो है इस्तेमाल करना हमने शुरू किया। समझ में आया ना? हाँ या ना, फटाफट से बताओ। इतनी सारी जो चीजें हमने, तो ये थी हमारी हरित क्रांति, ये थी हमारी हरित क्रांति। तो यहां पे बताया गया है। तो और हाँ, हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो आप देखोगे 1960 के दशक में, 1960 के दशक में आप बोल सकते हो ये हमारी हरित क्रांति शुरू हुई थी। और कहीं ना कहीं हरित क्रांति के बहुत सारे फायदे भी हमें देखने को मिलते हैं। आप देखोगे ना, हमारा जो फूड प्रोडक्शन था, हमारा जो गेहूं का उत्पादन था, वो 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। और आप देखोगे आज भारत की हम बात करें तो भारत के पास इतना अनाज है, इतना अनाज है कि ना सिर्फ भारत खुद का पेट भर सकता है, बल्कि पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। तो हमने कितना लंबा सफर तय किया है। एक तरफ हम भिखारी थे, बिल्कुल भिखारी थे, और दूसरी तरफ आज के टाइम पर हमारे पास इतना सारा गेहूं है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे हिंदुस्तान का पेट या फिर पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। तो ये थी हरित क्रांति। अब समझ में आया हरित क्रांति क्या थी सर? अब समझ में आया हरित क्रांति थी क्या? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है ना, क्लियर हुआ? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब यहां पे ना हुआ क्या भाई, अब देखो हर चीज की समस्याएं होती हैं। अभी तो हमने अच्छी अच्छी चीजों पे बात कर ली, अभी तो हमने बढ़िया बढ़िया चीजों पे बात कर ली, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं हमें। सर क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं सर? उन दिक्कतों पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं सर, ठीक है ना। हमें क्या दिक्कतें देखने को मिली, इन सारी दिक्कतों पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कल अगली क्लास तक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूं। तो सबसे पहला हमने क्या किया, भौम जल का दोहन। अब हुआ क्या, अब यहां पर बताया गया है कि भाई हरित क्रांति के कौन कौन से नुकसान देखने को मिलते हैं। अभी तक तो हमने हरित क्रांति की बात कर ली कि भैया हरित क्रांति से हुआ क्या सर, कि हरित क्रांति से हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ गया, ठीक है सर, लेकिन नुकसान क्या हुए, तो यहां पर बोला गया है भाई हमने क्या किया, हमने जो हमारे भूमि जल जो है, भूमि जल की बात करें, भूमि जल की हम बात करें, मतलब जो भूमि के अंदर जल है, मतलब हमारी जमीन के अंदर जो जल है, इसका दोहन हुआ है। मतलब क्या हुआ, अब हुआ क्या, यहां पे बोला गया है कि जो हमारी हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, हरित क्रांति के बाद भारत में खाद्यान्नों का जो है उत्पादन कई गुना बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, हमारा जो खाद्य उत्पादन है वो बढ़ गया।
एकदम से बढ़ा। लेकिन हुआ क्या, हरित क्रांति ने कई समस्याएं भी खड़ी कर दी सर। क्या समस्याएं खड़ी कर दी, क्या हरित क्रांति ने क्या समस्याएं खड़ी कर दी? तो आप देखोगे कई क्षेत्रों में भौमी जल का दोहन होने के कारण जो है इन स्थानों पर भौमी जल का स्तर काफी नीचे गिर गया। अब हुआ क्या, अब हुआ ये बेटा कि देखो हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने HYB बीजों का इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? ताकि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है, हमारा जो फूड प्रोडक्शन है या फिर हमारा आप बोल सकते हो जो हमारा खाद्य उत्पादन जो है वो बढ़ जाए। ठीक है सर, बढ़ गया, लेकिन दिक्कत क्या, दिक्कत ये हुई, ये जो बीज होते हैं ना, ये जो बीज होते हैं, ये बीज जो होते हैं ज्यादा पानी लेते हैं। इन बीजों से ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जब आप केमिकल उर्वरकों का इस्तेमाल करते हो, आप रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हो, आप ये केमिकल वाले बीजों का इस्तेमाल करते हो, तो इन बीजों का इस्तेमाल तो कर दिया, लेकिन इन बीजों के लिए आपने क्या किया, आपने पानी बहुत ज्यादा दिया। क्यों? क्योंकि इन बीजों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और उस पानी का इस्तेमाल कहां से किया आपने? आपने जमीन से पानी निकाला और उससे आपने खेती की। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि हमारा जो जल था ये कम हो गया, इसमें कमी आ गई। और ना सिर्फ जल में कमी आई, बल्कि हमारा जो जल है वो प्रदूषित भी हो गया। मतलब सर, मतलब ये कि जो केमिकल वाले जो उर्वरक तुम डाल रहे थे उस खेत में, अब पानी, जैसे पानी बरसता है, पानी बरस के कहां जाता है? जमीन के अंदर जाता है। ये तो पता होगा तुम्हें। पानी जो होता है वो कहां जाता है? पानी बरसता है, बरस के नीचे चला, जमीन के अंदर जाता है, भूमि के अंदर जाता है नहीं आता? तुम बताओ, है ना? अब हुआ क्या, अब मिट्टी में क्या हुआ, मिट्टी में तुमने बहुत सारी खाद डाल दी। अब सोच के देखो, सोच के देखो, ये पूरी जमीन है, ये पूरी जमीन है, ठीक है, ये पूरी जमीन है ना, ये पूरी जमीन का ऊपर वाला। अब ये किसान है, ठीक है, अब ये किसान क्या कर रहा है? अब ये किसान जो है खेत में बहुत सारे उर्वरक डाल रहा है, केमिकल वाले उर्वरक बीज डाल रहा है, ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब क्या हुआ, इसने खेती में पानी डाला, इसने सिंचाई की। अब सिंचाई होगी तो पूरा जो पानी आएगा, पूरा जो पानी आएगा, पानी कहां जाएगा? पानी सर जमीन के अंदर जाएगा, पानी जमीन के अंदर जाएगा। और जमीन के अंदर जब ये पानी जाएगा तो ये पानी कैसा पानी है? ये प्रदूषित पानी है, प्रदूषित पानी है सर ये। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने पूरे जमीन को, पूरे भूमि की अगर हम बात करें, उसमें बहुत सारे उर्वरक डाल दिए, केमिकल डाल दिए। अब पानी जो जा रहा है जमीन से सोखता हुआ जा रहा है नीचे, तो कैसा जाएगा? पानी भी प्रदूषित जाएगा। तो ना सिर्फ हमने पानी के स्तर को कम किया, बल्कि हमने पानी को दूषित भी किया। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। और आप देखोगे आज ऐसी दिक्कत है कि कई गांवों में आप देखोगे ना, पानी की आपको जो है किल्लत दिखाई देती है। क्लियर हुआ ना? हाँ, फिर दूसरा कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा कारण क्या है? रासायनिक उर्वरकों से हानि। आपने क्या किया, आपने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपने HYV बीजों का इस्तेमाल किया, आपने उर्वरकों का इस्तेमाल किया, लेकिन इनसे हुआ क्या, इनसे हुआ क्या? मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई। मतलब यह हुआ कि हमारी जो मिट्टी है, जहां पर तुम खेती कर रहे हो, जब तुमने इन केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ये केमिकल इतने हानिकारक थे, समय के साथ साथ धीरे धीरे वो जो मिट्टी थी, मिट्टी बंजर होने लगी। मिट्टी ने खुद की अपनी उर्वरकता, जो प्राकृतिक उर्वरकता होती है, वो खो दी। क्योंकि अगर मिट्टी की उर्वरकता कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन भी कम होगा, उत्पादन भी कम होगा, है ना? तो आप देखोगे बहुत सारी जो जमीनें थी वो बंजर होंगी, बंजर होने का खतरा हो गया। तभी आप देखोगे ना, सरकार आज के टाइम पर मना कर रही है। सरकार कह रही है कि इन बीजों का इस्तेमाल मत करो। आज और भी कई सारे अलग अलग तरीके आ गए हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार कहती है कि इन बीजों का इस्तेमाल कम करो। तुमने देखा होगा कि कोई दारू नहीं पीता था, कोई सिगरेट नहीं पीता था, कोई तंबाकू नहीं खाता था, फिर भी उसको कैंसर हो गया। कैसे होता है कैंसर? तो भैया अब कैंसर ऐसे ही हो गया भाई। क्यों? क्योंकि वो जो तुम खा रहे हो ना खाना, वो पूरा केमिकल वाला खाना है। क्यों? क्योंकि वो जो बीज हैं वो केमिकल वाले बीज हैं। इनसे क्या किया तुमने? इनसे जो है तुमने कैंसर हो गया। हरित क्रांति से पहले किसान अक्सर खाद और कंपोस्ट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हुआ क्या, हमने जैसे देखो, हम पहले क्या करते थे, हम पहले जैसे कंपोस्टर क्या होता है, जैसा होता है ना, गोबर जो होता है, गोबर है ना, भैंस का गोबर होता है, गाय का गोबर जो होता है, उसको सुखा के, है ना, कई दिनों तक रख के उसको खाद बन जाती है। वो एक प्राकृतिक खाद होती है, तो वो बहुत मदद करती है उत्पादन को बढ़ाने में। लेकिन हमने क्या किया, हमने केमिकल वाले उर्वरकों का जो है अत्यधिक जो है इस्तेमाल किया। यहां पे उसी चीज की जो बात हो रही है ना, जैसे हमने पहले हम प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते थे, पहले हम कंपोस्टर का इस्तेमाल करते थे, है ना, जैसे गोबर का इस्तेमाल कर लिया। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे जो तरीके होते हैं, उनसे जो हम क्या करते हैं, हम अपने खेत में प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। खेत की उर्वरकता कैसे बढ़ाते हैं? कंपोस्टर का इस्तेमाल करके, रासायनिक, है ना, ये रसायनों का इस्तेमाल नहीं करते हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, हम प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये देखो ना, ये भैंस के गोबर से बनती है, ये देखो, है ना, प्रॉपर तरीके से, है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारा पर्यावरण हितैषी होता है और इसे जो है सतत रूप से लंबे समय तक किया जा सकता है। लेकिन हमने क्या किया सर, हमने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया, हमने केमिकलों का इस्तेमाल किया, जो कि आप बोल सकते हो ना सिर्फ उस भूमि के लिए, उस भूमि को तो बेकार किया ही किया, प्लस उस भूमि के अंदर का जो जल है उसको भी इसने प्रदूषित किया। तो ये दिक्कत थी भाई, ये दिक्कत थी किसकी भाई? ये दिक्कत थी हमारी, आप बोल सकते हो, है ना, हरित क्रांति की। हरित क्रांति ने नो डाउट हमारा उत्पादन बढ़ाया, लेकिन हमारी जमीन और प्लस हमारा जो पानी है उसको भी दूषित किया, हमारे पर्यावरण को दूषित बनाया। तो आज के लिए आई गेस इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा, है ना, आज थोड़ा ज्यादा हो गया। एक काम करते हैं थोड़ा सा, है ना, अगले क्लास में तो चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा।
चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगली क्लास में। एक काम करो, है ना, जल्दी से एक पोल करो, फटाफट से पोल करो, जल्दी से पोल करो, हाँ फटाफट से पोल करो। आधुनिक कृषि विधि क्या है? एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना, HYV बीज उर्वरकों का जो है कीटनाशक आदि के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त करना, 6 माह में 3 फसल उगाना, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से बताओ जल्दी से। ठीक है जल्दी करो फटाफट से। चले तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, आधुनिक कृषि में हमने HYV उर्वरकों का, कीटनाशकों का जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। तो 66% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड। कौन कौन है भैया? अमरीश, अभिषेक, कुणाल, प्रिंस, नजीम, प्रिंस, उत्तम, अंश, अमनजी, दानिश। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। आगे करो, ये वाला प्रश्न करो जल्दी से, फटाफट से करो जल्दी से। पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहां से होती है? श्रम की व्यवस्था कहां होती है? बड़े किसान, मजूले और बड़े किसान से, छोटे किसान और भूमिहीनों से, दूसरे स्थानों से श्रमिकों को बुलाकर। फटाफट से बताओ। मैंने आपको बताया था कि भाई पालमपुर गांव की अगर हम बात करूं तो वहां पर कौन है? किसान भी हैं, छोटे किसान भी हैं, है ना, और कुछ भूमिहीन लोग भी हैं, है ना, मैंने बताया था आपको। तो बताओ फटाफट से कि भैया हमारे, अगर मैं पालमपुर गांव की बात करूं तो यहां पर श्रम की व्यवस्था कैसे होती है, किस प्रकार से होती है? नहीं बेटा, आधुनिक कृषि विधि ये नहीं बेटा, एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने को हम क्या बोलते हैं? उसको तो हम बहुविध बोलते हैं ना बेटा जी। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा? उसको तो हम बहुविध बोलते हैं। आधुनिक कृषि की बात की जा रही है यहां पे बेटा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बोलो बोलो बोलो। चले तो बहुत, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है भाई। हाँ, तो 61% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। अंश, यश, सुमित, दीक्षा, अमरीश, कुणाल, देव, अभिषेक, प्रियांशु। बहुत ही बढ़िया। चले तो भाई कौन है नंबर 1 पे देख लेते हैं। चले ठीक है, यहाँ पे अमरीश, कुणाल, अंश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभिषेक, नजीम, उत्तम, प्रिंस, मोहम्मद नुमान, प्रियांशु, अमन जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो अब एक हम काम करते हैं भाई, तो हम एक काम करते हैं, तो भाई किस क्लास को हम एंड कर देते हैं। बाकी आज हमने क्या क्या पढ़ा बेसिकली, तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पूंजी के बारे में बात की थी। पूंजी के बारे में तो हमने कल ही बात की थी, है ना। और आज भी हम बात कर रहे थे भौतिक पूंजी के बारे में बात की हमने कार्यशील पूंजी के बारे में बात की, है ना। जो आप डेली खर्चा चलाते हो अपने धंधे का, तो वो हमारी कार्यशील पूंजी हो जाती है। और जो भी चीजें लगी हुई हैं, है ना, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ये भी आपकी कहीं ना कहीं बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, इसको हम भौतिक पूंजी बोल देते हैं। फिर हमने मानव पूंजी की बात की। मानव पूंजी कुछ नहीं होता, उद्यमता होती है। आपको किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी ज्ञान व्यान चाहिए होता है ना, जो भी कौशल चाहिए होता है, वो हमारा उद्यमता में आता है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई किस प्रकार से हरित क्रांति ने, है ना, हमारे देश को बदला। फिर हमने इसको पालमपुर से कंपेयर किया। पालमपुर को देखने में ऐसा लगता है कि पालमपुर एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गांव है, क्योंकि यहाँ पे किस किस चीज की खेती होती है? आलू की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, बाजरा की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। और ये कहीं ना कहीं बहुविध प्रणाली को अपनाते हैं। एक साल में एक से ज्यादा फसलें उगा रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, बहुविध बोल दिया। और आप देखोगे क्योंकि हमारी जमीन जो है वो बिल्कुल सीमित है, तो हम उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम HYV बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरित क्रांति के बाद जो है सब देखा गया था। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो ये था हमारा। और अगली क्लास में पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। जो भी चीजें बच गई हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। वीडियो कॉल मैं करूंगा लास्ट क्लास में, जब ये चैप्टर खत्म होगा तब वीडियो कॉल करूंगा, पक्की है, तेरी कसम, ठीक है ना। स्टोरी अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, हो गई है, पक्की बात है। स्टोरी, हाँ स्टोरी के लिए भाई थोड़ा टाइम हो गया। एक सी सुन मेरी बात सुन तू। 15 मिनट में क्लास है यहाँ पे, 15 मिनट में दूसरे टीचर की। तो अब जो है मैं स्टोरी नहीं सुना सकता, समझ तू, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अगली क्लास में स्टोरी सुनाऊंगा, देखो पक्का सुनाऊंगा स्टोरी, ठीक है ना। चले ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, बाय। अच्छा डाउट्स, एक मिनट डाउट्स देख लें, डाउट्स, ठीक है डाउट्स देख लेते हैं। हाँ सर, ओके सर, क्लास देख नहीं पाया मैं, बाद में कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना सर। आपका फोन नंबर है भाई, ये सब केचुआ कोई नहीं। अरे हाँ, केचुआ क्यों नहीं दिखाई देते? तुमने जब इतने बीजों का इस्तेमाल किया, इतने रसायनों का इस्तेमाल किया, इसलिए केचुआ दिखाई नहीं देते, मर गए केचुआ सारे। बेटा पानी खत्म कैसे हुआ? हमने पानी को ट्यूबवेल से निकाला है ना, नीचे ट्यूबवेल से निकाला है पानी को हमने, और पानी कम नहीं हुआ, पानी का स्तर तो कम हो ही गया, प्लस पानी
का जो क्वालिटी जो है वो गिर गई, पानी की जो क्वालिटी है वो डाउन हो गई बेटा। ठीक है, अब तुम जमीन से पानी निकाल ले हो, अब सोच के देखो ना, अब सारा जो पानी है वो नीचे थोड़ा ना जाता है। तुम्हें जरूरत है 1 बाल्टी की, लेकिन तुम 10 बाल्टी इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे हुआ कैसे, हमारा जमीन का जो स्तर है पानी का वो कम हो गया। अब तुम कहोगे सर जमीन पानी तो फिर से नीचे चला जाएगा, नहीं, सारा पानी नीचे नहीं आता, कुछ पानी इधर उधर भी हो जाता है, तो उस पानी का लेवल जो है कम हो गया। ना सिर्फ लेवल कम हुआ है, प्लस प्रदूषित भी हुआ है। दोहन का मतलब होता है बेटा किसी चीज का जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उसको होता है जमीन का दोहन का मतलब क्या है कि हमने उसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। जरूरत से ज्यादा किसी चीज को अगर आप इस्तेमाल करते हो उसको हम दोहन बोलते हैं। HYV मतलब हाई यील्ड वैरायटी, ये बीज ऐसे बीज होते हैं जो बहुत ज्यादा उपज देते हैं, बहुत ज्यादा उत्पादन देते हैं, इसको हम बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी, HYV। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं ना कि केमिकल का हमने इतना इस्तेमाल कर लिया कि भाई वो जो खेत है वो धीरे धीरे बंजर होने लगे। ठीक है ना। हेक्टेयर बेटा एक यूनिट होती है, हेक्टेयर एक यूनिट होती है जो हम लैंड को नापने के लिए करते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ पे बीघा होता है, किले होते हैं, तो वैसे ही हेक्टेयर भी एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है, जिससे हम खेत को नापते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चले तो भाई एंड करते हैं इस क्लास को, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तुम जाओ, भागो, मौज करो। ठीक है।